अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है एवरीबॉडी? आज तो अच्छे दिन का आगाज हुआ होगा क्योंकि कल एक जबरदस्त जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ आवर वर्ल्ड कप। इतनी खुशी हो रही है और आपको पता है ना, हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्या कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की खबर हो जिससे हम शो का आगाज़ करें, और पाकिस्तान टीम ने, क्रिकेट टीम ने हमें वो मौका जो है बड़ी अच्छी तरह फराहम किया है। ना सिर्फ कि हम जीते हैं बल्कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में नई तारीख भी रकम कर दी है। एवर सक्सेसफुल चेज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। सो सबसे हाई चेज, सबसे बड़ा चेज, और उस चेज के बाद हाई सक्सेसफुल चेज, जाहिर है मैच जीत गए हम। और आपको किसी पॉइंट पे लग रहा था, मुझे बताएं ड्यूरिंग द मैच, कि हाँ ये मुश्किल हो सकता है या ये मुश्किल हो रहा है? अच्छा, एक तो जाहिर है हमें अपनी बॉलिंग की, अपनी बॉलिंग की, या मुझे अपने बॉलिंग की, प्लीज ही बंद करते हैं, टेंशन हो रही थी जरा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। शाहीन पर्टिकुलरली, हम जरा अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि वो उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एट द मोमेंट, बट यस आई डू एग्री अबाउट बाबर आउट हुए तो फिर थोड़ी और टेंशन नहीं। जब श्रीलंका ने टारगेट ही ये रख दिया तो उस पे ही मुझे टेंशन थोड़ी सी हो गई थी। यस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं दिल में उम्मीद थी। अब्दुल्ला शफीक माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए, मुझे तो सबसे पहले फिक्र लग जाती है ना। हाँ, पहला वर्ल्ड कप लड़के का, और क्या सुपर्ब परफॉर्मेंस दी है उसने, हमारी जीत की बुनियाद रखी। एंड यू नो ही हैड दिस कॉन्फिडेंस। वो एक टेंशन, वो जो हम टेंशन की बात कर रहे हैं, ही डिड नॉट हैव दैट टेंशन एट ऑल। वो लुक भी नहीं थी। उसके बाद बाय द वे जब वो अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए अपना सेंचुरी बना के, फिर रिजवान लगे हुए थे, तो रिजवान को जब वो क्रैम्प वगैरह पड़ना स्टार्ट हुआ ना, तो तब भी मुझे टेंशन स्टार्ट होगी कि ये क्या हो रहा है। और लिटरली अभी उनका 100 नहीं हुआ था, 90 पे ही क्रैम्प स्टार्ट हो चुके थे। इतनी टेंशन ना लें, हम आपको जरा ब्रीफली बताते हैं कि कल क्या कुछ हुआ था। अब नहीं है ना शुरू का मैच, बहुत से लोगों ने काम वाम पे होते हैं ना, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो उन्होंने मिस कर दिया था। तो हम आपको जरा समराइज कर देंगे। ग्रीन शर्ट्स ने मेगा इवेंट में 345 रन का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया है। कैसा है? ज़बरदस्त बात है ना। चलें बाकी मैं बता देती हूँ। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने शानदार सेंचुरियाँ जो हैं वो बनाई, और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट पर 344 रन्स जो है बनाए हैं, जिस पे मुझे टेंशन स्टार्ट हो गई थी। और कौशल मेंडिस 122, और मुश्किल नाम है, समारा वर्कर्मा, सही कहा है ना मैंने, उन्होंने 108 रन्स के साथ नुमाया रहे। और जवाब में पाकिस्तान ने 345 रन्स का हदफ 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। और अब्दुल्ला शफीक ने 103 गेंदों पर 113 रन्स बनाए, 3 छक्के और 10 चौके। वैसे बाय द एंड ऑफ इट तो लग रहा था कि हर ओवर में 2-2 चौके चल रहे हैं। अब्दुल्ला की सेंचुरी नहीं हुई थी ना, हमारा डिफरेंस जाहिर है जरा ज्यादा था। श्रीलंका, वो एक ही पॉइंट होता है ना, एट दिस स्टेज श्रीलंका वाज एट दिस स्कोर एंड वी आर एट दिस स्कोर। सो हम जरा काफी पीछे थे उस स्टेज पे, लेकिन एज सून एज अब्दुल्ला कंप्लीटेड हिज 100, उसके बाद फिर चल सो चल हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, बाय द वे योर माइक हैज सम इशू, तो मैं बता देती हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान ने 121 गेंदों पर 121 पर 131 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दैट वाज गुड बिकॉज ऑल आईज, आपको पता है ना, फिर होती हैं ऑब्वियसली शाहीन इज द स्टार, और फिर उन पे आईज होती हैं कि अब इन काम दिखाएंगे, बट हसन डिड एक्सेप्शनली वेल। और हसन की शमूलियत पे भी, मेरी आवाज़ आ रही थी, हसन की शमूलियत पे भी आपको पता है जब उन्हें शामिल किया गया था तो उस पे क्या, नसीम गॉट इंजर्ड, तो बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवालात थे। सवालात तो फिर आपको पता है ना कि फखर जमान को निकाल के अब्दुल्ला शफीक को डालने वाले मैच के शुरू में ट्विटर या फिर एक्स में देख रहा था। अच्छा जी, हारिस रऊफ ने 2, शाहीन आफरीदी, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। और अब क्या कह सकते हैं जी, ये सब कुछ तो कल की हमने आपको कहानी सुनाई है। और अगला वार का जो है वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, और वो होगा हफ्ते के रोज़, जब एक छोटा मोटा मैच जो होता है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो वाला होगा दिस कमिंग सैटरडे। All eyes on that because Pakistan has won the 2 out of 2 मैचेस जितने अभी तक खेले हैं इन द वर्ल्ड कप। पहले नेदरलैंड से, फिर अभी कल श्रीलंका से, नाउ द थर्ड वन इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडिया। और आई एटलीस्ट हैव हाई होप्स फॉर दैट। हाँ जी, अब हैदराबाद में फाइनली इनका
सफ़र जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। नाउ द टीम हैज़ टू ट्रैवल। कल मैच में फील्डिंग में कुछ खामियां वैसे ऑल्दो सामने आई जिस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और इसी तरह कप्तान बाबर आजम एक बार फिर कल भी रन्स बनाने में नाकाम रहे। शाहीन विकेटें उस तरह से लेने में नाकाम रहे। सिर्फ हसन अली, जैसे आपने कहा कि एक्सेप्शनल उनकी परफॉर्मेंस रही, 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, लेकिन फिर हमने बहुत ज़्यादा रन खाया और बहुत रन खाए कल। इतना बड़ा टारगेट वैसे होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छी बात है, ये अलग बात है कि हमने उसको अब अगला मैच जो है ना बहुत बड़ा है, उसमें फील्डिंग की गलती हो, किसी के परफॉर्म ना करने की गलती हो, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हम, और इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, कंग्रेचुलेशंस, आपको भी मुबारक हो, वेलकम। आज तो होपफुली हम जरा अच्छे नोट पे शुरू करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ, पहले तो यही पूछ रहे हैं, खुश हैं आप? नहीं घुमा, कल मैं शाहजेब के प्रोग्राम में हमने बहुत उसने तो वो कह दिया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि मैंने तारीफ की है। भाई जो अच्छी चीज होगी तो तारीफ करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया हमने, इससे बड़ी चीज हो क्या हो सकती है। और इंडिया के मैच से पहले मैं तो दुआएं कर रहा था कि हम किसी तरह उठ जाएं, किसी तरह हमारी टीम की जो है ना वो टेक ऑफ हो जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हमने टेक ऑफ करना है। जिस तरह हम एशिया कप में गए थे तो हम बिल्कुल हाई फ्लाई कर रहे थे, मगर एक की इंजरी की वजह से एकदम से हम नीचे आए, तो यहाँ पर एकदम से हमने फ्लाई दोबारा कर लिया है, हम दोबारा ऊपर आ गए। तो अब जो ये परफॉर्मेंस मतलब कि इतनी जबरदस्त थी कि मैं कल रात को किसी काम से बाहर गया था कि हर आदमी आके मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि यानी कि आप ये देखें कि जब टीम जीतती है तो हमें ही मुबारकबाद मिलती है, जब हम ही उनको नजर आते हैं लोगों को। तो इट वाज मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। बेशक एब्सोल्युटली। अच्छा, आप जरा शुरू से आते हैं। आपको लगता है कि जितने रन श्रीलंका ने बना लिए उतने बनने चाहिए थे? यार देखो, मैं कल से ये डेटा निकाल रहा हूँ और मैं और निकाल के रखूंगा कि देखें कौन सा बॉलर है इस वर्ल्ड कप में जिसकी पिटाई नहीं हो रही। हर शख्स की पिटाई हो रही है। आप देखें, इंग्लैंड फेटी खा रहा है, ऑस्ट्रेलिया खा रहा है, न्यूजीलैंड खा रहा है, इंडिया खा रहा है, हर एक के खिलाफ। मतलब ये कि वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें भी जो है इंडिया ने 350 रन करा दिए अपने खिलाफ। तो हर टीम का बॉलर फिट रहा है। मगर मुझे ये डर लग रहा था कि हमारा जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, कि हमारी बैटिंग भी चले, हमारे बैट्समैन भी मारे, तो फिर हम इवन हो जाएंगे। अब हम इवन हो गए, वो लोग भी मार खा रहे हैं और 300 करा रहे हैं, उसके ऊपर 300 रन कर रहे हैं, हमने भी 350 करा दिए, 300 रन कर दिए। जी, जो ये जो रन्स बन रहे हैं आजकल सारे ऑलमोस्ट मैचेस में देखें तो 300 प्लस तो जा ही रहा है। सो यू आर सेइंग कि दिस इज बिकॉज ये बैटर फ्रेंडली पिचेस जो हैं ये बन रही हैं, इसलिए सारे जो भी मुल्क खेल रहे हैं, जो भी टीम्स खेल रही हैं, दे हैव अ गुड चांस कि वो 300 से ज्यादा ही बनाएंगे। एक तो थोड़ी सी आवाज अगर आप लोगों की बढ़ जाए, वही मैं कह रहा हूँ कि पिचेस इतनी अच्छी उन्होंने बना दी हैं इस वर्ल्ड कप के लिए कि खूब कुट लग रही है। मगर मैं बहुत डरा हुआ था कि हमारी टीम ने भी इसी तरह 350 रन, अगर 340 कराए हैं तो 350 रन हम भी करें, तो वो हो गए। जो एक खदशा था कि हमारे बैट्समैन शायद वहां तक ना पहुंच सके, वो खत्म हो गया और हमने एकदम से टेक ऑफ कर लिया। और हमने टेक ऑफ कर लिया। सिकू, अब मुझे ये बताइए, आपको आवाज आ रही है ठीक से? अभी बेहतर हो रही है? हाँ, आदि जरा सा जोर से बोलें। अच्छा, ये बताइए कि हमारी फील्डिंग में कल इश्यूज नजर आए, जिसकी जाहिर है आगे वाले मैच में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमारी बॉलिंग में लाइन तो लेंथ, अदरवाइज कोई आपको इशू नहीं लगा? बस चूंकि बैटिंग ट्रैक है इसलिए तमाम बॉलरों की पिटाई हो रही है, हमारे लड़कों की भी पिटाई हो रही है बॉलर्स की। अदरवाइज आपको लग रहा है कि बॉलर्स अपना 100% दे रहे हैं, या इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी पिन पॉइंटेड राइट नाउ? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखें, अगर नया बॉल एक जो है पूरे क्रिकेट सर्कल में ये बात मशहूर हो गई है कि शाहीन जो है शुरू का पहला ओवर उसके 2 विकेट जरूर मिलेंगे। शायद हो सकता है कि उसके जहन में ये बात हो और उसका जो गेंद पड़ के अंदर की तरफ आता है वो गेंद जो है वो नहीं आ रहा था और उसकी गेंद जो है ज्यादातर टुवर्ड्स द लेग्स जा रही थी, तो वो उसकी लाइन खराब थी। उधर हसन की सही थी। उसके बाद उसने जो है शाहीन ने बहुत जोर लगाया और उसने गलत गेंदें की। एक ओवर में जब मेंडिस ने उसको 3 चौके मारे, एक ही जगह पे मारे, शॉर्ट बॉलें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 3 कट। तो शाहीन, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, जो मुझे फील हो रहा है कि ही इज नॉट 100% फिट। उसमें कोई तरह कोई उनको बेचारों को थोड़ी सी निगल है और वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोचेस को चाहिए फास्ट बॉलर के साथ बैठें और हारिस रऊफ को भी ये समझाएं और शाहीन को भी समझाएं और हसन को कि देखो, हर मैच में आप हर वक्त नहीं आउट कर सकते,
कहीं आपको डिफेंसिव बॉलिंग भी करनी पड़ती है। अब आपको ट्रेंड पता लग गया ना कि ये पिटाई है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही है, तो आप थोड़ी सी डिफेंसिव लाइन पे बॉल करें ताकि रन ना बने उस तरह से। हमने देखा सिकंदर के हो जाए ना, एक होता है अटैक करना, यानी कि आप बैट्समैन को चाहते हैं कि वो मारे और आउट हो जाए, लगे वो आउट हो, मगर यहाँ पर जहाँ वो कोशिश करते हैं आपको फेटी पड़ रही है, तो आप डिफेंसिव लाइन पे आ जाए, लेट देम प्ले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द वे। अच्छा, डू यू थिंक ये दिस मॉडल दैट हसन अली ने ऑब्वियसली कल 4 आउट किए और फिर स्लोअर पेस पे ही मैनेज टू डू व्हाट हैड टू बी डन, आपको लगता है ये मॉडल भी अडॉप्ट किया जा सकता है बाय हारिस रऊफ एंड अफरीदी, शाहीन अफरीदी? बिल्कुल, देखिए हारिस रऊफ तो मशहूर ही इसी चीज के लिए, जो वेरिएशन करता है, वो आके अपनी स्पेस को चेंज कर देता है। आप मेंडिस जो आउट हुआ है वो बीच की बॉल को मारा, वो कितना मारेंगे, कहीं ना कहीं तो चांस देंगे ना, और बड़ा जबरदस्त कैच भी इमाम ने पकड़ लिया। तो ये चीजें चलती रहेंगी, मगर हमारे बैट्समैन बॉलर्स को बिठाकर ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आप ये ना करें कि मैंने रोहित शर्मा को हमेशा जो है पहले ओवर में आउट किया तो मैं इसको आउट कर दूंगा। चलिए लेट्स कम टू द बैटिंग लाइनअप नाउ। हमारा मुझे लग रहा है वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था ना कि बाबर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो पता नहीं हम मैच जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, वो भी पहले भी टूटा है, लेकिन कल और ज्यादा जबरदस्त तरीके से टूटा है। बाबर कुड नॉट परफॉर्म, इमाम डिड नॉट परफॉर्म, लेकिन हम फिर भी मैच जीते। अब्दुल्ला का पहला वर्ल्ड कप, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और जब मैच शुरू हुआ था ना सेकू, तो तबसरे कर रहे थे लोग कि पता नहीं क्यों रिस्क ले लिया, फखर को लेके जारी रखना चाहिए था, शायद चल जाता तो मैच जीत जाता, मगर दैट बॉय प्रूव्ड हिमसेल्फ। देखिए अगर वही मैं फिर आप कहेंगे बार बार बात रिपीट करता है, मैं अफगानिस्तान सीरीज से कह रहा था इन सबको खिला के देख लो, ये सारे लड़के अच्छे लड़के हैं, इनमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये जो बात आप कर रहे हो बाबर वाली, ये बात जो है होनी नहीं चाहिए, लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए। टीम 11 लड़कों की होती है, 11, उसमें हर आदमी ने अपना काम करना होता है। इसमें अगर आपने ये टीम कहे कि जिस बाबर की वजह से टीम चलेगी तो वो टीम फेल है। चले कल तो अच्छा हो गया ना, बाबर नहीं चले लेकिन टीम चल गई। That's what I'm saying. हर एक टीम को, हर लड़के को अपना किरदार अदा करना है ना। कल बाबर फेल हुए, रिजवान ने चल गए, अगले मैच में बाबर चलेंगे इंशाल्लाह। रिजवान अगर फेल हो भी जाए तो चले, फिर इफ्तिखार चलेगा, इफ्तिखार नहीं तो शादाब ने कुछ कर देना है या ओपनर इमाम ने कर देना है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन हर तरफ से आनी चाहिए। एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता ना, कि आप कह देंगे कि सिकंदर आजम जाकर पूरे दुनिया को पता कर लेगा, अकेला कोई नहीं करता। मिसाल भी आपने अपने से रिलेटेड ही ढूंढी है वैसे। अपनी टीम जो अपनी टीम को लेके आपको चलना पड़ता है। सिकंदर आजम टीम। अच्छा सिकंदर, अब इमाम की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा है दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू डू व्हाट ही यूजुअली डज, और कल तो खास तौर पे शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाना, रिविजिट करना पड़ेगा। पहले मैच में भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए थे बाय द वे। देखिए वो उसका ये 7वीं दफा हुआ। कल मैं डेटा पढ़ रहा था, कहीं आया हुआ था कि 7th टाइम ये हुआ है कि जब वो ऐसे करके हुक करने जाते हैं तो यहाँ ब्लॉक हो जाते हैं इस तरफ, जब इधर गेंद आती है तो वो ब्लॉक हो जाते हैं और गेंद फिर हवा में चल जाती है। अब ये जो 7 दफा आया, ये मैंने खुद इंटरनेट पे पढ़ा है, तो पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ लिया होगा, दूसरी टीमों ने भी पढ़ लिया होगा और सबको पता चल गया होगा, तो ये उन पे अटैक होगा। नाउ अब बैटिंग कोच की बारी आ जाती है। जो बैटिंग कोच है वो उनके साथ बैठे, उनसे बात करे कि यार देखो ये तुम्हारा इश्यू है, तुमने इस तरह खेलना है, इस तरह लेफ्ट करने की कोशिश करो, आप उसको छोड़ो, इस किस्म की बातें उसको भी समझाने पड़ेंगे। या फिर अगर वो एक आधी इनिंग में और फेल होगा तो ऑब्वियसली फिर फखर वापस आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चक्कर चलेगा। तो इमाम को भी ये बात पता होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो बाउंस के ऊपर पुल करते हुए, हुक करते हुए वो आउट हो रहे हैं, तो वो खुद भी इस पे काम करना चाहिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। एक्स्ट्रा काम से मुराद है कि नेट में ले जाके बिल्कुल एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। हम जरा वाइंड अप की तरफ जाएंगे। क्या जबरदस्त फिनिशिंग भी बड़ी जबरदस्त थी ना। एक फैसला जो बाबर का ही वही वाला मैं पूछना चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था कि इफ्तिखार माशाल्लाह जबरदस्त उन्होंने फिनिश किया रिजवान के साथ मिलकर, लेकिन सऊद को इफ्तिखार से पहले भेजने का फैसला आपको क्या लगा? बिल्कुल सही। देखें उस वक्त जो है रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे, टीम को लेके चल रहे थे, वो अपने रन्स के फ्लो को लेके चल रहे थे, तो उस वक्त वो आकर खेला, उसने आते देखें चौके भी मारे, सिंगल भी लिए, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लड़का अंदर खेल रहा होता है वो दूसरे को बता रहा होता है, जो खासतौर पे सीनियर प्लेयर हो, अच्छा प्लेयर हो, वो उसको समझाता रहता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही था। और वो उस वक्त मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इफ्तिखार की जगह शादाब को नहीं भेजा, इफ्तिखार की जगह शाहीन को नहीं भेजा, इफ्तिखार की जगह किसी और को नहीं भेजा। ये बहुत होता रहा है,
ये बहुत होता रहा है, तो ये बहुत अच्छा किया है कि उनके जहनों में आ चुका है कि इफ्तिखार इज अ बैट्समैन, जिसके लिए हम कह के थक गए, तो वो आके उसने उसकी फिनिशिंग अच्छी की, 22 रन नॉट आउट किए। मैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आप इफ्तिखार को देखें, वो एक तो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, जानदार स्ट्रोक्स होते हैं उनके, और पॉइज होता है, और कॉन्फिडेंस जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा होता है। और ऑब्वियसली अपना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन रिजवान को भी देख के लग रहा था कि उनको भी एक वो एकदम से एक सहारा मिला है, बिकॉज ही वाज यू नो स्टिल प्लेइंग बट आल्सो स्ट्रगलिंग। नहीं, मगर अब्दुल्ला हमने ना अभी तक जो है अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की तारीफ नहीं की। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रिजवान की जो कल इनिंग थी, ये इस किस्म की इनिंग है कि जिसको आप, जब हम जावेद मियांदाद की इनिंग के छक्का दिखाते हैं ना आखिरी, अगर आपको याद हो, जो शारजा में उन्होंने मारा था और हमें मैच जिताया था भारत के खिलाफ, उस लेवल की उन्होंने इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग किस्म की। देखें, पूरी टीम को खड़ा कर दिया है। टीम इस वक्त फिर दोबारा हवा में आ गई है और हम टेक ऑफ कर चुके हैं। तो अब ये इंडिया से पहले जो मैच का जो होना है ना, उससे पहले इन दोनों की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए। और चलो, हमने बहुत तारीफें की हैं आज, तो आपने भी तारीफें की हैं। थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव अ गुड डे। अभी अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा, पहले तो सबसे पहले हम यही पूछ लेते हैं आपसे, एक तो मुबारकबाद, क्योंकि हमारा बड़ा ही अच्छा जेज रहा एंड एवरीथिंग बाय ऑल स्टैंडर्ड्स वाज अल्हम्दुलिल्लाह सो मच बेटर देन इट हैज़ बीन लेटली। ये बताएं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक नाकाबिले यकीन फतह जो है वो हासिल की है और कई रिकॉर्ड तोड़े। ये रिकॉर्ड वाली बात जो है ना, हमारा दिल चाह रहा है बार बार बीच में डालें, बिकॉज ऑब्वियसली ज़बरदस्त बात है। और इस जीत का क्रेडिट आप किसको एग्जैक्टली देना चाहेंगे? कौन सी परफॉर्मेंस आपको लगा कि ये गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस थी? जी, डेफिनेटली पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग आई परफॉर्मेंस दी है। इसमें मैं समझता हूँ कि टीम यूनिटी जो है उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बिलीव रखा कि हम ये स्कोर कर सकते हैं। और जिस तरह 2 विकेट गिरने के बाद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप लगी है, ये क्रिकेट ऐसी ही है। एक पार्टनरशिप जो है ना, मैच आपको बना भी देती है, और एक पार्टनरशिप आपको मैच हरवा भी देती है। ये क्रिकेट में ऐसा होता है। मैं समझता हूँ टीम की यूनिटी, उनका बिलीव कि ये हम मैच जीत सकते हैं। और जिस तरह बाबर आजम ने कहा कि हम टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी, तो मैं समझता हूँ ये सारा कॉन्फिडेंस है, और एक कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता। अच्छा रज़ाक भाई, पाकिस्तान ने बैटिंग में तो सर्टनली कमाल किया है, लेकिन बॉलिंग में अभी हम सिक्कू से भी बात कर रहे थे, हमें परेशानी रही है। एक पॉजिटिव ये ज़रूर है कि हसन अली काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए, कंट्रोल में था उनका गेंद, उनके अपने आप में। आपको लगता है कि नसीम शाह की कमी पूरी हो गई है? देखिए, पाकिस्तान की जिस तरह बैटिंग ने परफॉर्म किया है, इस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ने भी जहां ज़रूरत थी विकेट लेने की, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर वो मेंडिस को आउट ना करते तो मैच काफ़ी हाथ से निकल सकता था, क्योंकि 370 380 स्कोर अगर करते श्रीलंका, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती थी। तो ये है कि नसीम शाह, देखे, पाकिस्तान की टीम के बड़े अच्छे बॉलर हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि बॉलर को कभी भी कोई इंजरी आए तो उसकी रिप्लेसमेंट में ऐसे बॉलर होने चाहिए जो बिल्कुल उनकी कमी पूरी कर सके। डेफिनेटली इसको मिस करेंगे, अगर वो होते तो और ज़्यादा अच्छा होता। राइट, फाइनली ये भी बता दें कि साउथ शकील के बाद अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो जिस तरह परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस दी है, लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग में नए स्टार जो है वो बन रहे हैं। तो क्या इंडिया के खिलाफ ऑब्वियसली एक और लाइनअप होगा, तो अब्दुल्ला शफीक पर ट्रस्ट करना चाहिए, या आपकी नज़र में फ़खर जमान को ही वापस लाया जा सकता है? देखिए, ये क्रिकेट में मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो बेहतर समझते हैं। अभी हमें इतना रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए। अभी बड़े मैचेस हैं, बड़ी टीमों के साथ मैचेस हैं, उनकी बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। श्रीलंका की एक्सपीरियंस बॉलिंग थी, फिर भी पाकिस्तान ने जो चेज़ किया, ये बड़ा कॉन्फिडेंस की बात होती है। और इंडिया के साथ खेलना भी मैच, तो वो सेट टून करेगा सारा पाकिस्तान की मेंटली और यूनिटी का, कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा अहमदाबाद में। और अब ये है कि सारा डिपेंड करता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, और उसके बाद हमें बोलना नहीं चाहिए साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी पाइपलाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक फॉर स्पीकिंग विद अस। वो दरअसल मुंह पे अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो थोड़ा सा चढ़ ही गया है, और हम चाहते हैं इसी तरह ही परफॉर्म करते रहें ताकि हम इसको अच्छी तरह इनको याद रखें। अच्छा, एक हमने शॉट दिखाना है,
कौन सा है जी? भाई अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी सेलिब्रेशन जो थी ना, उनका वो पोस्चर पोइज क्या बड़ा अच्छा था, उसको डैब कहते हैं उसे, so it was sort of dab, but it was very graceful, very new and very full of confidence, like he knew and very stylish. In the massive run chase and he gets 100 for them. हो गया Opener, they're desperately taking a bow जा सकता है from all the spectators. And by the way, yesterday's crowd needs a mention. It was an amazing crowd. और लगता था, honestly एक सच बात बताऊं, बहुत से इंडियंस भी हमारा शो देखते हैं आजकल, क्योंकि हमें बहुत massive feedback आप लोगों की तरफ से भी आ रही है. It did feel like the match was in Pakistan, because जो पाकिस्तान के नारे थे, फिर दिल पाकिस्तान भी चलना स्टार्ट हो गया. और फिर पता है क्या, ये नहीं एक्चुअली लग रहा था कि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को जगह नहीं दी या फिर वीज़े नहीं दिए या आने नहीं दिया. बैठा हुआ है उधर. So it was a great vibe in the stadium too. कुछ ठीक है, चाचा बशीर तो एक तरफ, लेकिन एक आध मुझे टी शर्ट भी नजर आई है पाकिस्तान की. पाकिस्तान का आप देखिए जरा, मे बी आपको पता है कोई भी टीम्स खेल रही हो और जिस मुल्क में भी हो, फिर वो साइडें तो ले लेते हैं. दे वर नॉट विद श्रीलंका, दे वर विद पाकिस्तान, दे वर रूटिंग फॉर पाकिस्तान. सो थैंक यू फॉर दैट एज़ वेल. थैंक यू. बाबर ने भी पर्टिकुलरली मेंशन किया अपनी स्पीच में about the crowd. अच्छा, वो हम आगे जाके दिखाएंगे एक टॉपिक, और जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स ही रहते हैं. IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही. हमारी इस माशी हालत की बड़ी वजह फरसूदा टैक्स निज़ाम है, ये तो हम सारों को पता है, जिसको आलमी इदारे बदलने पर काफ़ी ज़ोर भी दे भी रहे हैं और काफ़ी अरसे से कह भी रहे हैं इस बारे में. आलमी बैंक ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि वो तमाम टैक्स रियायतें ख़त्म करे और ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी मौसर टैक्स नेट में लाई जानी चाहिए, ताकि कलील मुद्दत में GDP के 4% यानी तकरीबन 4 खरब रुपए तक इजाफी आमदनी हासिल की जा सके. साउंड्स वेरी सिंपल, हो नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सूबाई दायरा इख्तियार में आने वाले 2 बड़े शोबों रियल स्टेट और ज़राअत से वाबस्ता लोगों को ज़्यादातर आमदन इनकी गैर टैक्स शुदा है, जिस पर सूबाई हुकूमतों को टैक्स आयद करना चाहिए ताकि सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके, विफाक पर माली बोझ कम हो. पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में अदम तवाज़ुन की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी बाय द वे कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन खत्ते में सबसे कम है. शर्मिंदगी की बात है, जबकि मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर आए टैक्स रेट्स सबसे ज़्यादा हैं. जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, वही बात हम कितने अरसे से कर रहे हैं कि उन्हीं को चूसो, उन्हीं से पैसे निकलवाओ, उन्हीं पे टैक्स बढ़ाओ. तनख्वाहदार तबके ने पिछले माली साल 264 अरब रुपए टैक्स अदा किया है. इसके मुकाबले में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जिन्होंने 28 अरब डॉलर की बरामदात की हैं, सिर्फ 74 अरब रुपए इन्होंने इनकम टैक्स में अदा किए. अजीब लगता है ना, जबकि रिटेलर्स दीगर बासर टैक्स दहिंदगान ने सिर्फ 15 अरब रुपए टैक्स दिया है. सो ये है हमारी सूरत हाल. इसी पे बात करते हैं माशी अमूर की माहिर सोबिया खुरम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस इंस्टीट्यूट से. इनका ताल्लुक है. बहुत शुक्रिया सोबिया साहिबा. ये बातें पता है क्या, अब हमें भी सालों हो गए हैं इसी शो पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे करते हुए कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कौन इनिशिएटिव लेगा? कारोबारी अफराद, बड़े बड़े स्टोर्स, इवन सराफा बाजार, जूलर्स, इन पे टैक्स की बात करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती और सारा बोझ अल्टीमेटली सैलरीड क्लास पे पड़ता है. जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हम तकरीबन 4 दिहाइयों से रेगुलरली इसके ऊपर बात करते हैं और आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं. बट आई थिंक अब हमारे पास मज़ीद टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है. हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो बहुत पेचीदा है, बहुत फरसूदा है, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत मल्टीपल जगहों के ऊपर ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा. तो अभी जो आपने सारी बातें की कि हमारा रिटेल जो सेक्टर है वो प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, प्रोविंसेस की मद में अगर हम बात करें तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स है वो फेडरल लेवल पे कलेक्ट होता है. 92% ऑफ योर टैक्सेशन इज कलेक्टेड एट द फेडरल लेवल बाय FBR. तो प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं? प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चरल टैक्स कलेक्ट करना है, उन्होंने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है और वो उसको टैक्स को कलेक्ट नहीं करते हैं. अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की सेट ऑफ रिकमेंडेशंस की बात करें या हम IMF की सेट ऑफ रिकमेंडेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली दे वुड डू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड दे वुड मे बी कम अप विद लाइक 50 रिकमेंडेशंस. उसमें से एक रिकमेंडेशन ये है कि आप पर्सनल इनकम टैक्स को भी रिफॉर्म करें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर ह्यू एंड क्राई है.
बिकॉज पाकिस्तान की जो इस वक्त लेबर मार्केट कंडीशंस हैं और इन्फ्लेशन है, उसके जवाब में अगर वर्ल्ड बैंक ये सजेस्ट करता है कि आप जो नॉमिनल आपकी टैक्स ब्रैकेट है जो कि सबसे कम 50,000 है उसको भी आप रिड्यूस कर दें ताकि मजीद लोग टैक्स नेट में आ सकें, तो फिर उसमें बहुत जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बात होगी कि क्या उन्हीं से हम मजीद टैक्स लेंगे। तो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है उसमें उन्हीं से हम ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं क्योंकि वो आसान है। और जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या लार्ज एग्रीकल्चरलिस्ट हैं जिसमें से कुछ लोग पॉलिटिशियंस भी हैं, उनसे हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और आपने एग्जेम्पशंस की बात की, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और ना सिर्फ टैक्सेशन को के ऊपर जब आप बात करेंगे तो आपको सिर्फ अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी है, आपको अपना खर्चा भी कम करना है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं ना, खर्चा हम कैसे कम करें, हमारे प्रोटोकॉल्स हमारे ठाट बाट कभी नहीं कम होंगे। हाँ, वो तो खैर बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है ना जिसको बार बार टैक्स और उसी पे बोझ आता है, उनको अब ये गलती लगना स्टार्ट हो गई है कि जी हम टैक्स दे ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ही दे रहे हैं और कोई दे नहीं रहे। इन योर डिस्कशंस और इन योर रिसर्चेस आपको रीजनिंग क्या लगती है, ये जो बाकी सेक्टर्स हैं जो आ जाएं तो हमारी मईशत बहुत बेहतर हो जाए, Why is there so much resistance? और वही कहते हैं जब उनसे बात की जाए कि हम इतना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हम और मजीद कितना टैक्स देंगे। हाँ। जी, आप जो एक आम आदमी के ऊपर इंटरडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ है वो 70% से ज्यादा है। जी। देखिए, सैलरीड क्लास का मसला ये है कि आप उनको टैक्स काट के उनकी सैलरी देते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। टैक्स को विदहोल्ड कर लेना, हमारा पूरे का पूरा टैक्स जो सिस्टम है उसको कहा जाता है कि वो हम विदहोल्डिंग टैक्सेशन रिजीम के ऊपर चला रहे हैं, वो सबसे आसान तरीका है। हम क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सैलरी लोग नहीं आते हैं, इसमें नॉन सैलरी लोग भी आते हैं। तो अगर हमें आलमी मालियाती इदारे कहते हैं कि जी हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए बाय रिफॉर्मिंग पर्सनल इनकम टैक्स, then further taxing the salaried people is not the only answer. आप जो अगर आप इस चीज का मवाजना करें कि सैलरी लोग और नॉन सैलरी लोगों में क्या डिफरेंस है, तो नॉन सैलरी लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, तो हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय कि हम जो सैलरी क्लास हैं उनके ऊपर फर्दर टैक्स और फर्दर टैक्स लगा दें। जो 50,000 महाना कमाते हैं वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में बहुत पैसे टैक्स ऑलरेडी देते हैं, एक पानी की बोतल भी खरीदेंगे तो टैक्स देते हैं, और अब वो फर्दर अपनी तनख्वाह के ऊपर मजीद टैक्स दें। आई थिंक अगर हम एक इनइक्वालिटी लेंस एम्प्लॉय कर लें, ये जो सारी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं जो हमें वर्ल्ड बैंक IMF से आती हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं। आई कीप टॉकिंग लाइक ये रिकमेंडेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को, जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट है, जो सिटीजन्स की इस वक्त सिचुएशन है, उसके हिसाब से इन सबको प्रायोरिटाइज करके ये देखना चाहिए कि इस वक्त सबसे अर्जेंट कौन से हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे अर्जेंट अगर हमें करना है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम रिफॉर्म की, मैं तो कहता हूँ रिफॉर्म का लफ्ज ही इतना अब अच्छा नहीं लगता हमें सुन के भी, रिफॉर्म का लफ्ज, बिकॉज ओवर यूज हो चुका है। सो हम कहाँ से शुरू करें? लेकिन बहुत से तरीके हैं जिससे जो टैक्सेशन का हमारा निज़ाम है वो डिस्टॉर्टेड है। सबसे पहले हम एग्जेम्पशंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा कॉर्पोरेट तबका है उसको हम बहुत सी डिस्क्रिशनरी और डिस्टॉर्टिव एग्जेम्पशंस देते हैं, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को एग्जेम्पशंस देते हैं। अगर उनको हम एलिमिनेट ना कर लें, रिड्यूस कर लें, रैशनलाइज कर लें, तो हम एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इन टर्म्स ऑफ सेव्ड टैक्स या मिनिमम टैक्स एक्सपेंडिचर्स वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली हम एक्साइज ड्यूटी की मद में बात कर सकते हैं कि जो हार्मफुल गुड्स हैं, सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाई जा सकती है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आर्गुमेंट्स बिहाइंड दैट कि वो एक टैक्सेशन प्रोबेबली सस्टेनेबल है और शायद बेहतर है। आई मीन इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू वुड रिकमेंड पीपल टू डू दैट। देन हम एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। ये वो वाले दो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है। मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो मिनिमम थ्रेशोल्ड 12.5 एकड़ का है। एक जो रीसेंट रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि क्योंकि आप बड़े लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे, तो अगर कोई आपका पूरा सिस्टम और बल्कि वो 12.5 एकड़ की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको हम मिसयूज करते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि चलें फिर अगर आपको बड़े लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं आपसे हो रहा, आप उसको और मजीद कम कर दें, जिसके ऊपर फिर ह्यू एंड क्राई आता है कि अच्छे क्योंकि आप बिग फार्मर से ये अपना आपको इतना इनएफिशिएंसी की ये कहना, इसका तो मतलब यही हुआ कि नहीं हो रहा तो हम चलें आपसे कम कर लेते हैं। इससे पहले सोबिया आपने एग्जेम्पशंस की बात की है। इट साउंड्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल इन आवर इकोनॉमी दैट एनी इंडस्ट्री, एनी एवेन्यू शुड बी एग्जेम्प्टेड एट ऑल। तो एग्जेम्पशंस हैं ही क्यों?
देखिए हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो एलीट कैप्चर्ड है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। द पीपल हु आर मेकिंग द टैक्स पॉलिसीज आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट दैट पॉलिसी। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये सब लोग हर वक्त ये बात करते भी हैं, जानते भी हैं। द पीपल हु आर इन द पावर कॉरिडोर्स दे हैव मैक्सिमम टू बेनिफिट फ्रॉम दीज एग्जेम्पशंस। और ये दिस इज वेयर इनइक्वालिटी इज कि आप अगर आपके पास अगर ये पावर है कि आप अपने बिजनेस को, अपने सेक्टर को सर्टेन एग्जेम्पशंस दे के आप अपना माली फायदा कर सकते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री फॉर डेकेड्स। और अब इसको हमें रोकना है। और इसमें सिर्फ यही वाली एग्जेम्पशंस नहीं आती हैं, इसमें पावर सेक्टर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एग्जेम्पशंस आती हैं। बहुत सी कोविड की एग्जेम्पशंस अभी तक चल रही हैं जो हम खत्म कर सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल और सर्टेन फूड आइटम्स के ऊपर आई थी। नाउ IMF और वर्ल्ड बैंक ये भी कहते हैं कि आप जो पावर सब्सिडी है उन एग्जेम्पशंस को कम करें, वो प्रो पुअर नहीं है। फिर सर्टेन फूड आइटम्स के ऊपर एग्जेम्पशंस की बात करते हैं कि उनको आप कम करें, वो भी प्रो पुअर नहीं है। लेकिन साथ ही वो दैट इज ऑल द टाइम। आई एम सॉरी वी हैव सोबिया साहिबा, थैंक यू सोबिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन एक बात जो हमें बार-बार सोबिया खुरम से भी बात करके दोबारा से रीइंफोर्स हो गई है कि बहुत कुछ हम ना भी कर सकते हो, लेकिन ये एग्जेम्पशन वाला पार्ट ही अगर छोड़ दिया जाए। अच्छा, कल कमेंटेटर जब मैच के बाद गुफ्तगू कर रहे थे ना, हमारे कप्तान बाबर आजम से भी उन्होंने बात की, मैच की बात की, और उन्होंने कहा 1.5 हफ्ता हो गया आपको यहाँ हैदराबाद में, आपने बड़ा एंजॉय किया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया जाहिर है स्पेक्टेटर्स का, बड़ा ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था क्राउड की तरफ से भी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली बाबर एज़ वेल। ग्राउंड स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव हो चुका है। बिकॉज ये जरा तस्वीरें देखें, और बाबर आजम ने अपनी जो शर्ट है वो ग्राउंड स्टाफ को प्रेजेंट की, और पाकिस्तान शर्ट जो थी ऑब्वियसली कौन सी हो रही है, सूवेनियर के तौर पे, सूवेनियर के तौर पे। एंड लुक एट द स्माइल्स ऑन द ग्राउंड स्टाफ, दे आर सो ऑनर्ड। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज इस तरह से आपके बीच मौजूद हो, और आप अच्छा फिर पूरी टीम ने तस्वीर खिंचवाई, पूरा स्टाफ जो ग्राउंड का था उनके साथ। और इसी बात से आपको पता चल गया वो जीतेगा, वही जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे थे, दिल दिल पाकिस्तान बज रहा था स्टेडियम में। बहुत प्यार मिला है। बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे भी बर्दाश्त करना है। अच्छा जी, ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अब तक माशाल्लाह 2 मैचेस जो है 2 आउट ऑफ 2 खेलकर जीत भी चुका है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए ना पाकिस्तानी शायकीन को भारत जाने की इजाज़त मिली है, और ना ही हमारे सहाफ़ियों को, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कब से इंतज़ार में हैं, अप्लाई भी करते हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू, तो उनके भी वीज़ा जो है वो अभी अब तक अप्रूव नहीं हुए। अब ICC की इस मामले पर लिटरली खामोशी है, और खामोशी हैरानकुन तो है ही, अफसोसनाक भी साथ साथ है। इससे पहले मेगा इवेंट में किसी मुल्क की तरफ से ऐसे नापसंदीदा अमल की मिसाल लिटरली नहीं मिलती है। श्रीलंका के साथ होने वाले मैच से पहले तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को फनी है बात ये, व्हाट्सएप के जरिए सवालात भेजने की, मतलब व्हाट्सएप पे आप मैं पूरा इवेंट क्यों नहीं कर लेते? अगर खेलना ही है तो व्हाट्सएप पे खेलने डिसाइड कर लें किसी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ा की ताख़ीर पर भारतीय सहाफ़ियों ने भी रद्द अमल का इजहार शुरू कर दिया है। सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं राजदीप सरदेसाई और विक्रांत गुप्ता, इन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ा ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया, और इस हवाले से सिफारती सतह पर बैकडोर कोशिशें भी जारी थीं, जिसमें अब कामयाबी नजर आ रही है। जरा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने वीज़ों के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अच्छा। पता है पहले से ही बताया जा रहा था, और हमारी भी कुछ जराए से बात हुई थी कि ये पाकिस्तान का मैच प्रॉब्ली गुजर जाए जो इंडिया वाला है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद जाने देंगे। पता नहीं वैसे इस मैच की क्या टेंशन है और क्या स्ट्रेस है? जोक मतलब कि क्या मतलब है कि ये गुजर जाए? क्या कर लेना था? सहाफ़ी आ रहे हैं, कोई पूरी फौज तो नहीं भेज दी। सो दिस डजंट मेक सेंस। क्योंकि अगर अब ये प्रोसेस शुरू हो भी गया है तो हफ्ते को मैच तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। वीज़ा अप्रूव होगा, पासपोर्ट मिलेगा, टिकट होगा, सब कुछ। सो अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये अब ज़रा हरकत शुरू हुई है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये बात कितनी दुरुस्त है? और इंडिया में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पाक इंडिया मैच गुजार कर सब ओके कर देंगे। जी अब्दुल्ला, यही लग रहा है कि पाक इंडिया मैच जो है वो तो अब उसके लिए अहमदाबाद पहुंचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि मुझे भी कल तकरीबन कोई 6:30 पौने 7 बजे इंडियन हाई कमीशन से फोन आया कि आप अपना पासपोर्ट लेके या तो इस्लामाबाद आ जाएं या कोरियर कंपनी के जरिए जमा करवा दें। तब इस्लामाबाद जाना तो थोड़ा सा मुश्किल था, लिहाजा आज कोरियर कंपनी के जरिए जमा करवाएंगे। अगर बहुत जल्दी भी पासपोर्ट मिलता है तो जुमे की शाम को या हफ्ते को मिलता है। ज़ाहिर है अगर जुमे को भी मिलता है तो टिकट्स इतने महंगे हैं, होटलों में जगह नहीं है,
तो अहमदाबाद पहुंचना मुश्किल है। मेरा ख्याल ये प्रोसेस अगर अर्ली स्टार्ट होता, सारा कुछ वर्ल्ड कप से पहले हो जाता। देखिए ये इंडिया में पहली बार वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, हमने तो 2011 में भी इंडिया गए थे, 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए थे। सारा प्रोसेस बहुत पहले हो गया था और पहले मैच से पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे वो इंडिया पहुंच गए थे। लेकिन इस बार ये प्रोसेस आईसीसी की तरफ से भी जिन दिनों एशिया कप चल रहा था तकरीबन कोई 3 हफ्ते या 1 महीना पहले शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में जहां हम इंडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं वहाँ आईसीसी भी जिम्मेदार है। ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। वैसे जब आपको कॉल आई, आपको बताया गया इंडियन हाई कमीशन की तरफ से कि अब आप अपना पासपोर्ट वगैरह भेज दें, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीजनिंग, इसकी कोई गुंजाइश होती है कि पता तो चले इवेंट तो कब का स्टार्ट हो चुका है, 2 मैचेस हमारे हो चुके हैं और मैचेस बाकियों के हो चुके हैं, यू वुड हैव कवर्ड एवरीथिंग, कोई रीजनिंग ऐसी नहीं मिली आपको कि क्यों? नहीं हुमा, कोई रीजनिंग नहीं दी गई। जाहिर है ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हुए, इनको जब दिल्ली से हिदायत आती हैं तो उसके बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग तो कोई नहीं दी गई, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो लेट आईसीसी ने एक्रेडिटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है उसकी वजह से, लेकिन फिर जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, ये ज़ैनब अब्बास वाला इशू जो था, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी बयान दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारी ईमेल आईसीसी को लिखी, तब जाके अब ये 2 मैच कंप्लीट हो गए। तो अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। होपफुली कि अगर ये इंडिया का मैच जो सबसे इम्पोर्टेंट मैच था ये तो मिस हो ही जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच 20 तारीख तक है, उस वक्त तक सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडिया पहुंच जाएंगे। लेकिन जो फैंस हैं उनके लिए पॉलिसी अभी भी तय नहीं है। अच्छा, अब एक और मामला भी हुआ, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन सामने आई। हमारी आईसीसी के प्रेजेंटर, पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ा बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, वो मामला क्या सेटल हो गया है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है? अभी भी क्रिकेटिंग हलकों में जर्नलिस्ट पर्टिकुलरली जो कवर करते हैं क्रिकेट को सालों से, उनमें अभी तक तशवीश है इस बारे में? देखिए तशवीश तो अब्दुल्ला बिल्कुल है कि आज ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। लेकिन जिस तरह वो मामलात एकदम से मीडिया में आए, सोशल मीडिया पर वो जो इंडियन लॉयर थे उसको बार बार हाईलाइट करते रहे, तो सुना ये है कि ज़ैनब अब्बास की जो फैमिली थी लाहौर में, उन्होंने ज़ैनब से कहा कि ऐसा ना हो कि आपके लिए कुछ मसाइल दरपेश हो जाएं, लिहाजा आप फौरी तौर पर इंडिया छोड़ दें। ज़ैनब अब्बास एक तो अंदलीब अब्बास की बेटी है, वो तो उनका बैकग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान के जो पहले टेस्ट कप्तान हैं अब्दुल हफीज कारदार, जो जिन्होंने इंडिया की तरफ से भी पार्टीशन से पहले 3 टेस्ट मैच खेले, तो अब्दुल हफीज कारदार के जो बेटे हैं शाहिद कारदार, उनकी बहू है। तो मतलब ज़ैनब अब्बास कोई एक प्रेजेंटर तो है, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, और उनके जो वालिद है नासिर अब्बास, वो भी पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं। तो ये ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में अच्छा नहीं था, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक चीज थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जुमला भी इस पे नहीं कहा। कल सोहेल इमरान भी आपके शो में कह रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ईमेल जारी की थी उसमें अगर ज़ैनब अब्बास के बारे में भी 1-2 लाइनें लिख देते, क्योंकि ज़ैनब अब्बास पीसीबी के लिए भी काम करती हैं और पाकिस्तान में एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पीसीबी ने भी इस मामले पे खामोशी इख्तियार की थी। बिल्कुल, आईसीसी की तरफ से भी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं आई, पीसीबी ने तो बोला ही नहीं, कुछ उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा पर्सनल रीजन, आईसीसी ने तो पर्सनल रीजन बना दिया। बाकी सारे जो देख रहे हैं उनको पता नहीं है। अच्छा, आपको तो कॉल आ गई, सहाफ़ियों के लिए भी अब ज़रा आसान हो जाएगा जाना। व्हाट अबाउट शायकीन, स्पेक्टेटर्स का भी आपको कुछ पता है? फैंस जो ट्रैवल करना चाह रहे हो, अब तो लगता है कि उनको बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया मैच की, क्योंकि कल हमने हैदराबाद में देख लिया, लगता था पाकिस्तानी फैंस ही बैठे हुए हैं, इतने नारे थे इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। कोई ऐसी खबरें हैं, डू यू नो ऑफ एनी पीपल जो जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ हुमा, बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं, कुछ बरतानिया के हैं, कुछ अमेरिका में, कनाडा में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी फैंस हैं, जो दुनिया में हर जगह क्रिकेटिंग इवेंट्स देखने के लिए आते हैं। ज़ाहिर है उनके पास पैसा भी है, शौक भी वो रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमने टिकट जरूर ऑनलाइन परचेज कर लिए हैं,
लेकिन हमने जो वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो अभी तक जहाँ जहाँ इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा ख्याल उनके लिए पॉलिसी आना बाकी है। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, वो शायद 4 या 5 लोगों के साथ, उनकी शायद अहलिया हैं और कुछ पीसीबी के लोग हैं, वो 12 तारीख को ट्रेवल कर रहे हैं। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, और अब लेट्स सी कि इंशाल्लाह अगली जगह पे हमें किस तरह से वेलकम किया जाता है। भट्टी साहब, आपसे दोबारा बात होगी तो शायद आप इंडिया में ही होंगे और मैचेस कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसराइल फ़लस्तीन के मामले पे ज़ाहिर है हमने अपडेट देनी है आपको। इसराइल इस वक्त इंतकाम में अंधा हो चुका है। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इसने गज़ा को तो 16 साल पहले ही जेल बना रखा था। इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन जिसे कहा जाता है ना। अब वो गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहता है और कर रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ ये हलाकतें, ये जहाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुले आम धमकियाँ दे रहे हैं कि इस्राएली कार्रवाइयाँ मशरिक़ वस्ता को बदल कर रख देंगी, और मशरिक़ वस्ता के बाकी मुल्कों की तरफ से भी क्या रिस्पॉन्स है वो भी एक देखने वाली सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो as it used to be in the past. as it used to be। आपको साथ ही बता दें कि इजराइल की जानिब से गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। गज़ा पर इजरायली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 900 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 4,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। और बज़ाहिर तो इजरायली हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है इजराइल, लेकिन निशाना कौन बन रहे हैं? बच्चे, ख़वातीन और आम आबादी। ऑब्वियसली जिस तरह होता ही है इजरायली बमबारी में गज़ा के रिहायशी टावर्स, स्कूल, बाजार, मस्जिदें, ये सब कुछ जो हैं ये मलबे के ढेर बन गए हैं। अगर इस्राइल की लिटरली वहशियाना बमबारी है जिस पर खुद यहूदी सहाफ़ियों ने भी शदीद अफसोस का इजहार किया है। साथ ही आपको बता दें, ये तो आपने सुन लिया है कि गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले जो स्कूल्स हैं ना वो भी बंद कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। They have nowhere to go. So अगर आप उसकी वो एक रात गुजारने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खुराक नहीं है, ईंधन नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म, बंद हो चुका है। अच्छा, वैसे दुनिया को भी अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन लोगों की मदद के लिए आगे आना होगा, बिकॉज पहले ये एक खुली हवा फ़ज़ा वाला जेल बनाया हुआ था, लेकिन अब तो सब बंद कर दिया है ना, सब कुछ बंद कर दिया है। UNHCR की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जहाँ से एटलीस्ट इनको खुराक तो दी जा सके, दवाइयाँ, कोई मेडिकल सप्लाईज, ऐसी चीज़ें तो पहुँच सकें। तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी है, लेकिन ये तो अमेरिकी सदर ने इसराइली कार्रवाई का भरपूर नेचुरली दिफा करते हुए साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका इसराइल की पुश्त पर खड़ा है। दूसरी तरफ कल हमास ने गज़ा पर हमलों के जवाब में इसराइली शहर है अस्कलान, उस पर रॉकेटों से हमला कर दिया। हफ्ते से अब तक हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद भी 1200 से ऊपर हो गई है। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक की है, और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गज़ा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ़ भी किया है, और इसराइली अज़ाइम बता रहे हैं कि गज़ा पर जारियत रोकने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में दुनिया ने इसराइल का हाथ यहाँ ना रोका तो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। ये सबको अपनी लपेट में ले सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, इसी पे हमने बात करनी है, और जिस तरह हाँ कोशिश हमारी ये होती है कि वहाँ से ही ऑन द ग्राउंड रियलिटी जो है हमें बताई जाए, ताकि बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट बात हो। उसामा अल आशी फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट हैं फ़लस्तीन में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम पहले पूछ लेते हैं और फिर ऑफ कोर्स आपको ट्रांसलेट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। सिंस सैटरडे देयर इज़ मोर और लेस, in fact not more or less, but what we see from here, it's a war scenario between Palestine and Israel. What is the situation around you, and what have you learned about how Gaza is responding? The situation is tough, and it could get even more complex. Osama, if you can hear us, this is a critical situation, particularly for the people in Gaza and overall Palestine.
Though they have been resilient for decades, but this time it's a new level of atrocity and oppression altogether that they are facing. So do you see any dent in their morale, or they are still ready to go to any length to deal with it? Israel wanted to appear strong. They may try to enter from the north or south. Doesn't sound very good. Finally, obviously loss of life cannot be an ideal situation for anyone, for any side. The world needs to definitely step in and do it fast. Do you and the people around you have any hope that Western powers and influential states will interfere? But they could face furious resistance and casualties. Egypt, Qatar, and others may intervene. Egypt, Qatar, you said could intervene. In fact, others that could might intervene. be hope. Thank you, Osama. Thank you, Osama. Definitely, it's difficult to talk about this. ये हालात हैं वहाँ. बाकी तो आपको सोशल मीडिया से, डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट से सब पता चल ही जाता होगा, लेकिन बड़ा ही मुश्किल हाल है वहाँ लोगों के लिए. मनाज़िर मतलब लिटरली और आपको पता है ना, वो जगह ऐसी है, गजा की पट्टी जो है वो लैंड लॉक्ड है. ये भी नहीं अब तो इंटरनेट सर्विस भी तकरीबन बंद कर दी गई है, लेकिन जब तक जिन का राब्ता है वो दुनिया को बता रहे हैं कि आज प्रॉब्ली हमारी आखिरी रात होगी, अगला घंटा हमारा इस दुनिया में आखिरी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है या बादलों में से ओले बरसते हैं ना, इस तरह बम बरस रहे हैं उनके सरों पर. अच्छा, और फिर जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको पता है अब तक 4 सहाफ़ियों की हलाकत भी वहाँ हो चुकी है. तो लिहाजा रिपोर्ट करने के लिए जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, ये वहीं के लोग थे, मकामी लोग हैं वहाँ के, इट्स नॉट सेफ फॉर एनीबडी कि एक दुनिया को वो आवाज़ पहुँचाना और असलियत दिखाना, वो भी एक चैलेंज है. और फिर इस किस्म के मनाजिर जब हम देखते हैं, पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, ये घर है लोगों के. ये इनडिस्क्रिमिनेट जिसको कहते हैं ना, बमबारी हो रही है. ये नहीं कि जी कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है जहां आपको पता हो कि यहाँ इन्होंने अपने बम रखे हुए हैं या इस चीज़ को उड़ा देना. ही इन्होंने कहा है कि हम फ्लैट कर देंगे इस जगह को, जिसमें आम शहरी हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हो, कुछ भी हो, वी डोंट केयर. इस्तिलाहन कहा जा रहा है ना, लेकिन ये इस्तिलाहन नहीं है. एक्चुअली इजराइल इस वक्त इसी सिलसिले में एक्शन कर रहा है कि इस जगह को कब्रिस्तान बना दिया जाए, और उसी मिशन पे ऐसा लग रहा है कि गामजन है. The world needs to certainly do something about it. और ये तो एक इरादा होता है ना कि जी हम इसको कब्रिस्तान बना देंगे. वो कर चुके हैं शुरू, वो शुरू कर चुके हैं, यही हो रहा है. और अगर आप इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू, उनके पुराने कुछ साल पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखें जो आजकल काफ़ी सरफेस कर रहे हैं, तो ये इरादा काफ़ी अरसे से है. तो ये उन्होंने काफ़ी अरसे से सोच के रखा हुआ था कि इतना उनको तंग करो कि उनमें हिम्मत ना हो कि उसके बाद वो एक आवाज़ भी उठा सके. और ये कोशिश जो है ये पूरी इनकी शुरू हो चुकी है. अच्छा जी, मुल्क की सियासी मंजरनामे का ज़रा तस्करा कर लें. क्रिकेट और ज़ाहिर है इंटरनेशनल सूरत हाल आप तक बताना, आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है. तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार के बाद अब सदाकत अब्बासी ने भी इंटरव्यू दे दिया है. मंजर आम पर आकर सानेहा 9 मई की हकीकत बयान कर दी है. निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी का कहना था कि 9 मई का वाक़या चेयरमैन PTI की जहन साजी का नतीजा था. PTI का बयानिया यही था कि मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ है. मज़े की बात, उस्मान डार हों या सदाकत अब्बासी, ये चेयरमैन PTI के करीबी लोगों और तर्जुमानों में शुमार होते थे, और इन रहनुमाओं के लिटरली एतराफ़ी बयानात के बाद तो बतौर पार्टी PTI की इखलाकी साख ज़मीन पर आ गई है. बज़ाहिर नून लीग को जो स्पेस चाहिए थी वो PTI के यूँ साइडलाइन होने पर ही मिल रही है. सोचें ज़रा हाउ थिंग्स डेवलप एंड टर्न आउट. तहरीक इंसाफ इस वक्त जितने दबाव में है, ये मियाँ साहब की वापसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहेंगे कि वक्त है. और अगर आज नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो उनको PTI की तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं मिलेगी. मियाँ साहब की वापसी को भी अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि 21 तक फ्लाइट्स उनकी बुक हो गई. अच्छा जी, और वो आज सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे. नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा जो है वो बुक करा लिया गया है, और ये सब तैयारियां हो रही हैं. लेकिन मियाँ साहब एयरपोर्ट से घर जाएंगे या जेल,
इस हवाले से नून लीग की जानिब से कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज इट कैन गो आइदर वे। पता है क्या, इस सिलसिले में उनके वकला की तरफ से एक स्ट्रैटेजी तो सॉर्ट ऑफ सामने आई थी कि वो कोशिश करेंगे राहदारी रिमांड के लिए। बुनियादी सवाल बहरहाल ये है कि बग़ैर ज़मानत के पाकिस्तान अगर वापस आ भी जाएँ तो क्या सूरत हाल बनेगी। सो एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब तहरीक इंसाफ के पहले तो ये इस पर बात कर लेते हैं, एक के बाद एक जय्यद रहनुमा इनका जो बड़े तन फन के साथ बयानात दिया करता था और कहता था किसी के में हिम्मत है तो आके ये करें वो करें। अब 9 मई के वाक़यात के बैकग्राउंड ये खोल कर रख रहे हैं सब बारी बारी। ये सिलसिला आप सदाकत अली अब्बासी साहब तक क्या समझें, ख़त्म हो जाएगा इन पर या मज़ीद लोगों के बयानात सामने आना बाकी हैं? आपकी इत्तलात क्या है? बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आ तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। जो सदाकत अब्बासी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल वो आए हैं और अगले आने वाले दिनों में मज़ीद लोग भी आएंगे, और ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मज़ीद लोग भी आएंगे। लेकिन 2 पहलू हैं इन सारे बयानात के, एक बल्कि 3 पहलू हैं इन सारे बयानात के। एक तो सियासी पहलू है कि ये मीडिया पे आते हैं, कुछ एंकर्स को मुंतखब करते हैं, वहाँ पर मुंतखब जो एंकर्स हैं उनके पास जाके इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। इससे पहले स्क्रिप्ट ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी और जो 9 मई के वाक़यात हैं उनसे लातलकी का इजहार करते हुए सियासत छोड़ी जाती थी। अब एंकर्स के पास आके ये बयान दिया जाता है, लेकिन जो बयानात हैं इनके वो भी बड़े डैमेजिंग हैं। ये अंदर की कहानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कहानी थी वो बयानात में ये बता रहे हैं कि अंदर क्या होता रहा, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, ये सारी बातें भी वो बता रहे हैं। ये एक इम्प्रेशन है, ये 2 जो बातें हैं वो इम्प्रेशंस के ऊपर हैं, और एक जो तीसरा पहलू है वो लीगल पहलू है। लीगल पहलू ये है कि मिसाल के तौर पे सदाकत अब्बासी ने एक 164 का स्टेटमेंट भी दिया है। ये वो वाला स्टेटमेंट है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जिससे अपने बयान से आप मुकर नहीं सकते, कम से कम ट्रायल कोर्ट में आप मुकर नहीं सकते, ऊपर हाई कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज करें वो एक अलग इशू है। यानी कि अगर 9 मई के वाक़यात में वो बुशरा बीबी का नाम भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि बुशरा बीबी हिदायत देती रही हैं और इमरान खान हिदायत देते रहे हैं, जिसका वो नाम लेते हैं, तो वो तमाम लोग इम्प्लीकेट हो जाएंगे 9 मई के वाक़यात में भी। तो इनका जो लीगल पहलू है वो बड़े ख़तरनाक है, और इसका जो इम्प्रेशन है वो 2 तरह के इम्प्रेशन मैंने बता दिए। एक ये कि पार्टी को डैमेज कर रहा है इम्प्रेशन जो आम मैस्क लोग हैं, दूसरा इम्प्रेशन वो है जो इंटेलिजेंशिया है या जो मीडिया के लोग हैं या और पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन इंटरव्यूज़ के अंदाज़ को या ये जो बयानात लिए गए हैं या बयानात दिए गए हैं या इंटरव्यूज़ दिए गए हैं उनको भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये 3 पहलू हैं। मेरे ख्याल में इनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक जो पहलू है वो लीगल पहलू है जो डैमेज करता है पार्टी को। ओके एजाज़, इस तरह के बयानात और जिस अंदाज में ये बयानात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ पर, बज़ाहिर इसका तो कोई सियासी और कानूनी प्रेशर नहीं, लेकिन साइफर केस जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है वो एक संजीदा मामला लगता है। तो आपको चेयरमैन और दीगर PTI कायदीन मुश्किल में नज़र आते हैं इस वजह से? जी, मुझे तो इस बात पे कोई शक ही नहीं है कि 17 अक्टूबर डेट तय हो गई है इमरान खान साहब के जो फ़र्द जुर्म आयद करने की, और ज़ाहिर है वो इमरान खान अकेले पे फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं होगी, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी होगी जो उनके साथ हैं। और आपको पता है कि 27 के करीब 28 के करीब गवाहान हैं, जिनमें जो अगर आप लूजली भी सेलेक्ट करें जो ओरिजिनल गवाहान हैं वो तो 12 के करीब गवाहान हैं। हर गवाह के ऊपर 2 दिन भी आप मुकर्रर करें तो आपको पता है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो केस है वो तेज़ी से उसकी समाअत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात दिसंबर से आगे जाएंगे, दिसंबर तक या ये दिसंबर तक ये मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो चालान तैयार किया है या जिस तरीके का माहौल है उसमें खान साहब के लिए बड़े मसाइल आ रहे हैं, और मुझे लगता यही है कि ये शायद इस केस में भी उनको सज़ा हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है दिसंबर तक ये मामला किस तरह वाइंड अप होता है। एजाज़, तहरीक इंसाफ आजकल सर्टनली दबाव में है और शायद ऐसे ही स्पेस नवाज शरीफ साहब को चाहिए भी थी वापसी के लिए, लेकिन वापसी की शर्तें और भी हैं। मुस्लिम लीग नून समझती है कि मियाँ साहब को जेल ना जाना पड़े, इसके लिए एडवांस रिलीफ ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अदालतों ने रिलीफ ना दिया तो क्या
मियाँ साहब आपको फिर भी वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वो खुद अपने इस्तकबाल के बाद अदालत से रब्ता करेंगे? क्या होने जा रहा है उनकी वापसी को लेकर? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ इसी शर्त पे वापस आ रहे हैं कि उन्होंने जेल में नहीं जाना। अगर उन्होंने जेल में जाना होता तो शायद वो वापस ना आते। उनको जो मियाँ नवाज शरीफ हैं या मुस्लिम लीग नून है, ये एक अरेंजमेंट के तहत, जिसे क्रूड लैंग्वेज में डील कह लें, डील के तहत ये वतन वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और उसमें जो असूल तय किया गया है वो यही तय किया गया है कि नवाज शरीफ साहब को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और वो अपनी पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाएंगे। तो ये तय हुई हैं बातें, इन पर अमल दरामद ये टाइम बताएगा कि कौन करता है और किस तरीके से करता है। आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग तय हुई थी। बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में आई और 27 दिसंबर 2007 को वो शहीद हो गई। तो नवाज़ शरीफ साहब खुदा खैरियत से रखें, और तमाम जो हमारे कौमी रहनुमा हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, चाहे वो इमरान खान है, खुदा उन सबको खैरियत से रखें। आमीन। Azaz Sayed, thank you so much for being with us on a different topic altogether. नवाज शरीफ की जब भी हमने फुटेज देखी है ना मियाँ साहब की फ्रॉम लंदन, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये बड़ी कलरफुल पर्सनालिटी है। मतलब लाल पतलून और कलर्स देखें ना, आजकल जो येलो पहनते हैं, लाल पहनते हैं, पाकिस्तान में अक्सर कंजर्वेटिव कलर्स में आ जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो लंदन में जब होते हैं तो लंदन की फ़ज़ाएं जो है ना वो फिर वो लंदन लगते हैं, इसमें रंग फैल जाते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, एक सिलसिला जो हमारे शो पे आप लोग देख रहे हैं, दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता, अच्छा फिर अब और भाई उनमें एक्सपर्ट से सवाल किया गया है कि एक बेहतर रिश्ता किस तरह से तलाश किया जा सकता है। हैं? पता नहीं, एक बेहतर रिश्ता, अच्छा रिश्ता अपने लिए किस तरह से तलाश किया जा सकता है। इसका वैसे क्या जवाब होगा, हम भी ढूंढ रहे हैं बड़े अरसे से, मतलब अपने लिए नहीं अपने लिए। What did that mean? ब्रेक ले लो जानने वालों के लिए अपने। अच्छा चलें आप सुनते हैं मिलके और फिर हम ब्रेक लेंगे। दिल का रिश्ता टॉप फेसबुक ग्रुप पे सारा हमसे पूछती हैं कि मैंने अपनी फैमिली में बहुत सी डिवोर्सेस देखी हैं, बहुत सारे रिश्ते नाकाम हुए हैं। अब मैं अपने लिए कोई बेहतर मैच किस तरह तलाश कर सकती हूँ। यूजुअली फैमिलीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम होता है कि वो कौन सा रिश्ता तलाश करें, किन किन लोगों से मिलें, और वो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप दिल का रिश्ता ऐप पे अपना प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। उसके ज़रिए आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाती हैं और आपको बहुत सारे लोगों को घर इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना घर घर जाना पड़ता है। इस ऐप पे मौजूद ज़्यादातर प्रोफाइल्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं, और अगर आपको कोई प्रोफाइल पसंद आ जाता है और आपकी बातचीत आगे होती है तो कुछ इम्पॉर्टेंट सवालात आप उनसे ज़रूर करें। स्पेशली अपनी लिविंग सिचुएशन उनसे डिस्कस करें, शादी से मुताल्लिक आपकी जो भी तवक्कुआत हैं वो उनसे शेयर करें। अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो अपना करियर और एम्बिशन के बारे में ज़रूर उनसे डिस्कशन करें। 11 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कम उम्र बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिन मनाने का मकसद छोटी बच्चियों के हकूक़ के बारे में आगाही फैलाना और उनको दरपेश मसाइल को उजागर करना है। बहुत अच्छी बात की है। एंड टुडे इज़ दैट डे। पुराने वक्तों की जाहिलाना रसूमात आज भी किसी न किसी सूरत में जारी हैं। जनूबी एशिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक में छोटी बच्चियां आज भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान में कम सिन बच्चियों की शादी का रिवाज जो है वो चल रहा है और दैट इज़, ये सबसे पैरामाउंट चीज़ है जिसको ख़त्म होना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी सूरत में कर लें, वट्टा सट्टा, वनी, और इसके बेशुमार नाम है ना, कुछ भी कर ले उसमें। अब किसी का खून बहा के बदले बच्ची दे देना, ये सब कुछ भी होता है। तकरीबन कितनी है ये 46 लाख कम उम्र बच्चों की शादी कर दी जाती है। अंदाज़ा करें, मतलब ये एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको एड्रेस करना होगा। मुल्क में छोटी बच्चियों से ज़्यादती के वाक़यात भी आए रोज़ आपको पता ही है कि पेश आ रहे हैं। और सिर्फ पंजाब में रवां साल के पिछले 6 माह कमसिन बच्चियों से ज़्यादती के 431 वाक़यात सामने आए। ये हम थोड़े से आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बट दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन ओवर द पास्ट। जबकि छोटी बच्चियों की तालीम के हवाले से भी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और आज का दिन हमें याद दहानी के लिए हमारी कि कमसिन बच्चियों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें ताकि वो बड़ी होकर माशरे में मुस्बत किरदार अपना अदा कर सकें।
अच्छा जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कौन से आप चाहते हैं पॉइंट्स जिन पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है हमारे माशरे में, लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान TV पे। एंड वी आर गोना सी यू टुमारो।